हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति एक दृढ़ आवरण होता है जो कोशिका की रक्षा करती है तथा उसको एक आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज की बात की जाए तो पेड़ पौधे जब सबसे ज़्यादा हो गए तो सेलुलोज पत्ती पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली संकरा हो गई। सबसे मीठी संकरा फ्रक्टोज होती है। उसके बाद में मैंने कोशिका भित्ति के स्तर भी बताए थे। कोशिका भित्ति भी दो स्तरों से बनी होती है, एक तो प्राथमिक संस्तर, एक द्वितीय संस्तर। प्राथमिक संस्तर हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन और सुबेरिन के जमाव के होता है। द्वितीय संस्तर में लिग्निन का जमाव पाया जाता है। अगर बात करूं मैं कोशिका आपस में कैल्शियम और मैग्नीशियम से के पैक्टेट लवणों से जुड़ी होती है। मैंने आगे बताया था कोशिका में प्लाज्मा का परिवहन भी होता है। वो परिवहन वाला मार्ग को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। दोस्तों, इसके बाद में मैंने कोशिका झिल्ली की बात की थी जो वसा और प्रोटीन से बनी होती है। दोस्तों, वसा और प्रोटीन को लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में। कोशिका झिल्ली एक लचीली झिल्ली होती है। जैसे कि हम पॉलीथीन को देखते हैं और उसमें 5-10 आप सब्जियों को डाल दे तो एक कोशिका झिल्ली को व्यवहार कर दी है वो। इसी तरह ही कोशिका झिल्ली होती है। दोस्तों, मैंने कोशिका झिल्ली का परिवहन भी बताया था लास्ट में। परिवहन दो अणुओं का होता है, एक तो छोटे अणु, एक बड़े अणु। छोटे अणु की मैं बात करूंगा तो वो छोटे अणु एक तो परासरण विधि द्वारा, एक विसरण विधि द्वारा और एक सक्रिय गमन विधि द्वारा होता है। परासरण को मैंने बताया था किशमिश का उदाहरण देकर, मैंने विसरण को बताया था कमरे में परफ्यूम का उदाहरण देकर, और मैंने सक्रिय गमन को बताया था सक्रिय गमन होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, तो हो गया नॉर्मल। और अगर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में खंडा दे तो उसमें एटीपी की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं सक्रिय गमन। मैंने बड़े अणुओं के बारे में बताया थी। बड़े अणु कोशिका भक्षण और कोशिका भक्षण विधि द्वारा होते हैं। कोशिका भक्षण कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी कर देती है, जो एंटीजन्स को अपने अंदर खा लेती है, अंदर ले लेती है। एक होता है कोशिका पावन। कोशिका पावन होता है तरल पदार्थों को अपने अंदर लेना। दोस्तों, इसी ही कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करता हूं आपसे। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं मैं तो ये हो गई पादप कोशिका। पादप कोशिका में बीच में हो गया केंद्रक और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक से हटकर होता है। ठीक है, अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा इतिहास बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, आज माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं, जिसे सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास की बात करूं मैं तो इसका व्यास 0.5 माइक्रोन से लेकर 0.1 माइक्रोन तक होता है, जो एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था। ये व्यास इसलिए बता रहा हूं मैं। लंबाई या लेंथ की बात करूं तो मैं इसकी 5 माइक्रोन से लेकर 8 माइक्रोन तक इसका लंबाई होती है। अब इसके इतिहास की बात करूं, सबसे पहले बात करूं इतिहास की तो सबसे पहले कोलिकर नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और इसका नाम दिया साइक्रोसोम। दूसरे इन्होंने इसका नाम दिया फिला। दोस्तों, तीसरे वैज्ञानिक हुए अल्टमान। इन्होंने इसका नाम दिया, अल्टमान ने, बायोब्लास्ट या बायोब्लास्ट। दोस्तों, चौथे वैज्ञानिक हुए सी बेंडा। सी बेंडा ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी तक चला आ रहा है। कैसे कोलिकर, कैसे कीटों की रेखित पेशियों में नाम दिया साइक्रोसोम।
फ्लेमिंग ने नाम दिया फिला, जो वैज्ञानिक खुद का नाम फेमस करना चाहते थे तो फ्लेमिंग ने फिला किया। ऑल्टमैन, जैसे स्पाइडरमैन, जैसे बैटमैन, जैसे अल्टमैन भी करते हैं, तो ब्लास्ट ब्लास्ट सा होता है सीन, वो लड़ाई करते फिरते हैं, तो बायो ब्लास्ट या बायो ब्लास्ट। सी बैंडा साहब, जो एनसीईआरटी ने इसे सही माना और एनसीईआरटी सबसे पसंदीदा क्वेश्चनों में से भी ये एक है सी बैंडा, जो माइटोकॉन्ड्रिया, इन्होंने इनका नाम दिया। बात करते हैं 5 पॉइंट की। तो मेवेस नाम के एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। दोस्तों मेवेस से याद रखना, मेवेस मेवा मेवा थोड़ा सा हो रहा है, तो इसने पादप कोशिका में देखा। एक बेली बेली नाम करके भी थे, इन्होंने यकृत में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज किया, माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाला यकृत से। बैन सेली नाम से वैज्ञानिक थे, बैन सेली, उन्होंने यकृत से माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले बाहर निकाला। दोस्तों अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है अपने सामने, सी के विट्स साहब। सी के विट्स नाम के वैज्ञानिक हुए, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन दिया इनकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इन्होंने कहा ये कोशिका का शक्ति ग्रह है। सी के विट्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहा? क्योंकि कोशिका के अंदर ऑक्सीशोषण होता है, जिसमें एक क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र से एटीपी का निर्माण होता है। ये एटीपी ऊर्जा होती है, एटीपी ऊर्जा होती है किसकी? कोशिका की। तो इसलिए इसे सी के विट्स ने कोशिका का शक्ति ग्रह कहा। ऊर्जा, ये ऊर्जा ही कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनती है एटीपी, और एक कोशिका द्रव्य में भी एटीपी बनती है, 2 जगह एटीपी बनती है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा अंदर सरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ इसके आपको। एक बेली बेली नाम, दोस्तों मैं इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे आप खाना खा रहे हो या मैं खाना खा रहा हूँ, ये खाना जाएगा आहार नाल में, आहार नाल में इसका पाचन होगा और ग्लूकोज का अवशोषण होगा। ये ग्लूकोज को रक्त ले जाएगा कोशिका के अंदर। अब हम श्वास ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। अब जब भी ऑक्सीजन को अंदर लेंगे हम, तो ऑक्सीजन जाएगी हीमोग्लोबिन के द्वारा कोशिका के अंदर। जब भी ये जा रही है, देखो अंदर, अब देखिए हमने खाया ग्लूकोज और ऑक्सीजन को अंदर लिया। अब ये क्रेब्स चक्र के द्वारा ये टूट जाएगी CO2 प्लस H2O में, और ATP का निर्माण होगा। ये ATP रिलीज हो जाएगी, ये ATP मुक्त हो जाएगी। ATP निर्माण होगा, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होगा। अब ऊर्जा को किसी भी तरह से यूज में लिया जा सकता है। इस ही क्रिया को कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, या ऑक्सीशोषण के नाम से जानते हैं। सी के विट्स साहब ने कहा कि यह कोशिका का शक्ति ग्रह है। क्यों कहा? क्योंकि कोशिका के अंदर पावर रिलीज होती है एटीपी के रूप में, इसलिए सी के विट्स साहब ने कोशिका का इसे शक्ति ग्रह कहा, पावर ऑफ द सेल्स कहा। इसे कोशिका का जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। आप इतना याद रखना। देखिए मैंने एटीपी को लिया, मैंने एक एटीपी नाम लिया, एटीपी। अब एटीपी को मैं बताता हूं, तो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो गई? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, एक एटीपी बराबर होता है 1 एटीपी बराबर होती है 8.15 किलो कैलोरी। दूसरी बात, एक ग्लूकोज का अणु
38 एटीपी रिलीज कर देता है। ठीक है, अब देखिए मैं रिपीट कराता हूँ। सीकेवीड साहब ने क्या कहा, कोशिका किसके तगड़े होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। C6H12O6 + 6H2O, ये रिएक्शन है कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र के द्वारा जो एटीपी बनती है, जो ऊर्जा बनती है, उसे सीकेवीड साहब ने इसलिए कोशिका के सत्याग्रह कहा था। इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में बनती है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म हो गई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एटीपी बराबर हो गई 8.15 किलो कैलोरी, और एक ग्लूकोज का अणु लगभग 38 एटीपी रिलीज कर देता है। दोस्तों, जब भी मैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करूं तो ये कोई भी फिक्स संख्या नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये 50 से लेकर 50 लाख तक हो सकती है एक कोशिका के अंदर, तो इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। तो मैं कोई भी बुक्स इसमें नहीं लिखा हुआ कि इसकी संख्या कितनी है। अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा, अब अंदर चलते हैं अपने कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसे मिटा रहा हूं। दोस्तों, एनसीईआरटी की बात करें, अपन खोज की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आप याद रखना, इतने झमेले मत करना। एनसीईआरटी ने आल्टमान और फ्लेमिंग, अल्टमान और फ्लेमिंग को एनसीईआरटी ने इसके खोजकर्ता के रूप में माना है। तो एग्जाम में या तो आपको अल्टमान दिखेगा या फ्लेमिंग दिखेगा। ज़्यादातर अल्टमान दिखता है, तो आप नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया का नाम अल्टमान के रूप में याद रखना। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले उसमें आएगी बाहरी झिल्ली, दूसरी झिल्ली आएगी, पर दूसरी झिल्ली में वलन पाए जाएंगे। कुछ इस तरह से वलन पाए जाते हैं दूसरी झिल्ली में। ठीक है, कुछ इस तरह के वलन पाए जाते हैं। अब इन वलनों को बोलते हैं क्रिस्टी। इन वलनों के ऊपर भी F1 कण पाए जाते हैं। इन वलनों के ऊपर भी F1 कण पाए जाते हैं। सॉरी, मैं पेन चेंज। इन बैडमिंटन के आकार के या टेनिस रैकेट के आकार के कुछ वलन पाए जाते हैं इनके ऊपर भी, जिन्हें बोला जाता है F1 कण या ऑक्सीजोम। ये क्रेब्स चक्कर में इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेते हैं और इसे फैला देते हैं। ठीक है, अब इसमें अर्ध तरल गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। दोस्तों, इसमें खुद का डीएनए होता है और खुद का ही आरएनए भी पाया जाता है। राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं इसमें। राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं इसमें, वो 70 इस प्रकार के, यानी इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, प्रोटीन पाई जा रही है, तो ये खुद की प्रतिकृति खुद बना सकता है, ये केंद्रक पर निर्भर नहीं होता। अच्छा चलो, ये केंद्रक पर निर्भर नहीं है, इसमें खुद का डीएनए पाया जा रहा है, खुद का आरएनए पाया जा रहा है। तो जब भी कोई भी कोशिकांग जो खुद पे केंद्रक पर निर्भर नहीं होता, खुद की प्रतिकृति खुद बना सकता है, उसे बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस बॉडी। जी हाँ दोस्तों, इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी। आप ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कोशिका के अंदर कौन सा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कोशिका का शक्ति ग्रह भी है। दोस्तों, फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया पर खूब अध्ययन किया। उसके बाद में उन्होंने ये पाया कि यूकैरियोटिक कोशिका के विकास के समय ये माइटोकॉन्ड्रिया एक परजीवी की तरह व्यवहार कर रहे होंगे, क्योंकि इनके पास ये जीवाणु की तरह दिखते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में ये यूकैरियोटिक कोशिका के विकास के समय अंदर घुस गए होंगे और तब से यहाँ पर पड़े होंगे, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है।
ये खुद की कॉपी खुद बना लेते हैं, खुद की प्रतिकृति खुद बना लेते हैं, इसे केंद्रक पर निर्भर नहीं होते हैं। इसलिए इसे बोला जाता है, ये खुद की प्रतिकृति खुद बना लेते हैं, इसलिए बोला जाता है इसे कोशिका के अंदर कोशिका। दोस्तों इसे बोला जाता है कोशिका के अंदर कोशिका, क्योंकि ये खुद की प्रतिकृति बना लेता है। जब भी किसी भी कोशिकांग में डीएनए होगा, आरएनए होगा और राइबोसोम नाम की प्रोटीन होगी, इसमें 70 प्रकार की है, तो वो खुद की प्रतिकृति बना सकता है, खुद भी एक परजीवी जीवाणु की तरह व्यवहार कर सकता है। इसमें जीवाणु के सारे लक्षण मिलते हैं, ठीक है। और यह कोशिका का शक्तिग्रह भी है, इसलिए इसे बोलते हैं कोशिका के अंदर कोशिका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी, यानी कि जिस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, उसमें अनॉक्सिक श्वसन होता है। तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, रेड ब्लड सेल्स, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो इसमें होता है अनॉक्सिक श्वसन। अब दोस्तों आप ये बोलोगे कि जीवाणु में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा, इसमें कौन सा श्वसन होता है? दोस्तों इसमें ऑक्सीय श्वसन नहीं होता है, पर इसमें श्वसन मिसोसोम्स के द्वारा होता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मैं यहाँ पर चित्र से भी दोबारा बनाता हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये दोहरी झिल्ली के वलन हो गए, इस पे कुछ इस टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसे श्वसन एंजाइम बोलते हैं, जो श्वसन कराने में मदद करते हैं। इन श्वसन कराने में मदद, इसे ही मिसोसोम बोलते हैं, मिसोसोम, इसे ही मिसोसोम्स बोलते हैं। यानी जीवाणु में दोहरी झिल्ली के वलन पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं श्वसन कराने के लिए, इसे ही मिसोसोम बोलते हैं। तो मिसोसोम्स के द्वारा जीवाणु में श्वसन होता है, आप ये बात याद रखना। दूसरे, अब हम आगे बढ़ते हैं लवकों की तरफ। अब माइटोकॉन्ड्रिया से समांतर रखता है लवक भी, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है ना, पर थोड़ी बहुत असमानताएं है, बस उसको देखते हैं। थोड़े से लवक देखते हैं आप। लवक जिसे प्लास्टिड भी बोलते हैं, इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले ध्यान रखना, खोज, लवक की खोज की थी हैकल नाम के वैज्ञानिक ने। तथा लवक एक प्लास्टिड, देखे तो कुछ प्यारा प्यारा सा शब्द लग रहा है, सिंपल सा शब्द लग रहा है लवक, तो नाम देखे, नामकरण किसने किया था इसका? सिंपल सा शब्द लग रहा है, शब्द किसने दिया? सिंपर ने दिया। सिंपल सा शब्द लग रहा है लवक, तो नाम है ना सिंपर। ये केवल लवक या प्लास्टिड केवल जंतु पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। दोस्तों लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट हरित लवक, सेकंड या दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा वर्णी लवक। वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं, अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं, और हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। लवक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। वर्णी लवक जिन लवकों में रंग पाया जाता है उसे वर्णी लवक कहते हैं। रंग किस में पाया जाता है? रंग पाया जाता है पत्तियों में, और रंग किस में पाया जाता है? फूलों में और उसमें फल फूलों में। अवर्णी लवक किस में पाया जाता है? जिसमें रंग नहीं पाया जाता उसे अवर्णी लवक बोलते हैं। अवर्णी लवक किस में पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। दूसरा हरित लवक, हरित लवक किस में पाया जाता है?
ये पत्तियों में पाया जाता है हरित लवक। मैं अभी लिख के भी बताऊंगा, पहले मैं हरित लवक पे आता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा हरित लवक से ही क्वेश्चन पूछती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी हम बोलते हैं। सबसे पहले हरित लवक पर आते हैं। मैं डायग्राम बताता हूँ आपको। खोज हैकल ने की थी, नामकरण सिम्पल ने दिया, और ये पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ हरित लवक की अब, या क्लोरोप्लास्ट की। प्लास्टिड की संरचना की बात करता हूँ। प्लास्टिड ये हो गई बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। इसकी भी आंतरिक झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही उभार पाए जाते हैं, पर इसमें उभार थाइलेकोइड के रूप में पाए जाते हैं, ये थाइलेकोइड्स, ये थाइलेकोइड्स। एक थाइलेकोइड जो सिक्के के आकार का होता है, उसे सिक्के के आकार का थाइलेकोइड होता है, उसे थाइलेकोइड बोलते हैं। अगर सिक्कों को एक के ऊपर एक रख दे, जैसे यह रखा हुआ है, तो उसे बोलते हैं ग्रेनम। तो इस पूरी संरचना को जो 1 2 3 4 है, या लंबाई में बैठी हुई है सिक्कों के रूप में, एक के ऊपर जमा दे तो उसे बोल देंगे ग्रेनम। ठीक है, और इसके बीच में होता है इंटरग्रेनम। ये हो गया इंटरग्रेनम, इंटरग्रेनम। ठीक है दोस्तों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम या F1 कण पाए जा रहे थे, इसी तरह इस पर भी कुछ कण पाए जाते हैं थाइलेकोइड्स के ऊपर या ग्रेनम्स के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। दोस्तों, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया से समानता इसलिए बता रहा हूं मैं इसकी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है खुद का, और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक अर्ध तरल पदार्थ भी भरा होता है। अर्ध तरल पदार्थ यानी आपने जेली खाई होगी, वो जेली के समान उसके पदार्थ भरा होता है। ये जेली क्या, अच्छा जेली को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। वहां पर जेली को मैट्रिक्स बोल रहे थे, इसे स्ट्रोमा बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी पाया जाएगा कुंडलित वर्ताकार डीएनए और आरएनए और 70S प्रकार के राइबोसोम्स। दोस्तों, मैंने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बात की थी कि अगर किसी भी कोशिकांग में खुद का डीएनए होगा, खुद का आरएनए होगा और खुद का ही राइबोसोम्स यानी प्रोटीन्स होंगे, तो खुद की प्रतिलिपि खुद बना सकता है। जी हाँ, और तो वो कोशिकांग की तरह, एक कोशिका की तरह ही व्यवहार करता है। इस तरह के कोशिकांगों को हम बोलेंगे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। इस तरह के कोशिकांगों को बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस बॉडी या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। मैं बात कर रहा हूं लवक की या प्लास्टिड की। ये प्लास्टिड का काम होता है प्रकाश, हरित लवक का काम होता है, या मैं हरित लवक की बात करूं तो हरित लवक का काम होता है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। ठीक है, अब भोजन कैसे बनाएंगे, अगर मैं बात करूं, अगर हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पौधे लेते हैं CO2 को अंदर प्लस H2O यानी पानी को अंदर, फिर प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करेंगे, बनाएंगे ग्लूकोज, रिलीज होगा ऑक्सीजन प्लस ATP। अब इसमें ATP संग्रहण होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड की बात करें तो इसमें अंतर ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ATP को रिलीज कर देती है,
पर ये संग्रहण करती है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ आपको ट्रिक के माध्यम से किस तरह याद रखना है। अगर आपने मम्मियों को देखा होगा, मम्मी क्या बनाती है, रोटियां बनाती है, तो ये ग्रेनम को आप रोटियां मान सकते हो। छबड़ी में रोटियां एक के ऊपर एक रखी होती है इस तरह। और क्या करती है मम्मी, रोटियां बना रही है, रोटियां क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का संग्रहण कौन करी, मम्मियाँ। मम्मियाँ भी नाजुक होती है ना, तो वो पत्तियां को मम्मियों से डिनोट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो थोड़ा एलियन टाइप का शब्द लग रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, आप पिताजी से ले लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी बराबर पिताजी। तो पिताजी क्या करते हैं, बाहर जाकर अपनी उस रोटियों को खाकर, ग्लूकोज को खाकर उसको रिलीज करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो आप ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को निकाल देगी, यानी कि बाहर निकाल देगी। इसमें क्या होगा, एटीपी का संग्रहण होगा। ठीक है। और आप बचपन से पढ़ते आए होंगे आप, ये प्रकाशीय अभिक्रिया हो गई, आप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल गया, ठीक है, 6 ठीक, और ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का निर्माण हो गया। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे लवक, हाँ तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि लवक 2-3 प्रकार के हो गए, हरित लवक, प्लास्ट लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा यानी रंग, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूका यानी जिसमें रंग नहीं होता, रंगहीन, ल्यूको यानी रंगीन होता है, क्लोरो यानी होता है हरा। अच्छा, हरित लवक होंगे हरे रंग के। पहली बात, ये पाए जाते हैं हरे रंग की पत्तियां और तनों में। किसमें, पत्तियों और तनों में पाए जाएंगे। जो भी पादप का भाग जो वायु के संपर्क में होता है, वायवीय संपर्क में होता है, उनमें ये हरित लवक पाया जाता है। काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का बनाना या भोजन बनाना। भोजन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ग्लूकोज होगा। ठीक है, हरित लवक हो गया। अब अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं, वो पाए जाएंगे जड़ों में, पादपों की जड़ों में। ये पाए जाएंगे जड़ों में और इसमें ये रंगहीन होते हैं। अच्छा, अवर्णी लवक का काम क्या होता है, कार्य की बात की जाए तो इनका काम होता है फूड का स्टोरेज करना, यानी ये भोजन पदार्थों का संग्रहण करते हैं, भोजन पदार्थ का संग्रहण करते हैं। वर्णी लवक की बात की जाए, क्रोमोप्लास्ट होता है। वर्णी लवक यानी रंग, रंग पादपों में कहां पर पाया जाता है दोस्तों, रंग पादपों में पाया जाता है फूलों में और फल, फल्स में। तो ये पाए जाएंगे फूल और फ्रूट्स यानी फल्स में। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये पौधों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, पादपों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, जिससे पादपों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, जिससे फूलों पर आकर कीट पतंग बैठ जाते हैं, जिससे वो आकर्षित होते हैं, जिससे इनका जनन हो पाता है। दोस्तों, वर्णी लवक की बात की जाए तो इसे भी 3-4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, लेकिन मैं अभी इतना ही रखता हूँ। मैं हरित लवक में एक और बार आना चाहूँगा, जो मैं पॉइंट मिस कर चुका हूँ। मैं बताऊँगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी 2 प्रकार का होता है। मैं प्रकाश संश्लेषण को ले रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रकाश की उपस्थिति में, एक होता है बिना प्रकाश की या अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो उसे बोलते हैं, एक को प्रकाशिक अभिक्रिया। 2 अभिक्रिया की होता है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाशिक अभिक्रिया
हरित लवक के किस भाग में होती है या लवक के किस भाग में होती है, तो वो होगी अपने गिरेना में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बात की जाएगी तो ये होगी स्ट्रोमा में। दोस्तों मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, लवक प्लास्टिड हो गए, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरे रंग के होते हैं, पत्तियों और तनों में पाए जाते हैं, जो वायु के संपर्क में होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण दो तरीका का होता है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया, एक दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करूं तो ग्रेना में संपन्न होगी, और अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात करूं तो स्ट्रोमा में कंप्लीट होगी। अवर्णीय लवक की बात करूंगा, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, बायोलॉजी की टर्म है। ये जड़ों में होगी, ये रंगहीन होगा और भोजन पदार्थों का संग्रहण करने का काम करेगा। अब वर्णीय लवक की बात करूं, जिसे क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं, ये फूल और फल में पाया जाएगा और पादपों को आकर्षक रंग प्रदान करता है, जिससे कीट पतंग कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं या जंतु इनकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे इनमें जनन संभव हो पाता है परागकण द्वारा। ठीक है, अब मैं वर्णीय लवकों के बारे में थोड़ा कल बताऊंगा। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।